सेंडाई कॉलोनी में शांत था और वहाँ पे सिर्फ 4 खिलाड़ी बचे थे और ये 4 खिलाड़ियों ने पूरी कॉलोनी साफ कर दी पर एक दूसरे को हराने की नाकामयाब रहे और इसे कहा गया 4-वे डेडलॉक। पर नवंबर 12 को 11:28 पे एक नया खिलाड़ी कॉलोनी में एंटर करता है और वो डेडलॉक को तोड़ देता है और वो खिलाड़ी होता है यूता ओकुत्सु, सबसे शक्तिशाली सॉर्सरर। सिवाय एक गोजो सातोरू के। अबे ये वाला नहीं, दूसरा वाला लगा। नमस्कार, इस वीडियो को देखने के बाद आपके लौड़े लगने वाले हैं। इस बाबा की प्रार्थना कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनके भी लौड़े लगा दीजिए। धन्यवाद। और भाइयों, क्या हाल? सब बढ़िया? तो जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 अभी खत्म हो चुका है एंड भाई लोगों ने क्या दबा के वीडियोस बनाई है भाई जुजुत्सु काइसेन पे, और एक एक एपिसोड को निचोड़ा है भाई, एक एक एपिसोड को। पर्सनली आई डोंट हेट दैट शिट, आई रिस्पेक्ट द हसल, बट ये चैनल से वैसे उम्मीद मत रखो क्योंकि फिलहाल तो कभी कभार वीडियोस आएंगी एंड बाद में अगर आपका सपोर्ट रहा तो भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। तो ठीक है भाइयों, बाकी सारी बातें बाजू हटा के अपनी हरी कथा चालू करते। तो जुजुत्सु काइसेन की सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में क्या फाइट दिखाई है भाई, सुंदर, अप्रतिम, फकिंग महाराष्ट्राची हास्य जत्रा मॅन। 4 चौघात रस्त्यावरची मारामारी। एज अ मुंबईकर इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और हमारे फाइटर्स है ध्रुव लाकड़वाला, जो मिस्त्री को लड़वा रहे हैं भाई ये लोग। और हमारा दूसरा फाइटर है रियू इशिदोरी, जो कि अपने तोप से सलामी देता है और कड़क तोप मारता है भाई। इसका कर्स एनर्जी आउटपुट इस अरीना में सबसे ज्यादा है। और हमारी अगली फाइटर है ताकाको उरो और इसकी एबिलिटी है स्पेस को मैनिपुलेट करना। तो मतलब तुमने अब तक नोटिस किया कि नहीं मुझे पता नहीं, लड़की एनिमे में हो या रियल लाइफ में, स्पेशल एबिलिटी तो उसकी मैनिपुलेट करना ही है। ये जोक सुनने के बाद तो मार दो भाई, मुझे खत्म कर दो भाई, मतलब हो गया भाई मेरा। और हमारा आखिरी फाइटर है एक जुरह की कर्स स्पिरिट। और ये फाइटर को देख के मुझे ऐसा तो लगता है कि भाई मुंबई और टोक्यो में कुछ तो सिमिलरिटीज है भाई। मतलब भाड़ा तो तुम भर रहे हो पर मजे तो वो कर रहे हो कि मतलब तुम कितना भी ट्राई कर रहे हो भाई, तुम जुरह को नहीं निकाल सकते अपने घर से। तुम चाहे पेस्ट कंट्रोल बुलाओ भाई, मिस्त्री बुलाओ, जुजुत्सु सॉर्सरर बुलाओ भाई, वो नहीं निकलेगा उधर से। और ये फाइट में भी उसका पार्टिसिपेशन करने का भाई कोई लॉजिक नहीं है, वो बस है भाई उधर और इसलिए वो फाइट का पार्ट है। और ये चारों जन भाई वन पीस के योंको जैसे भाई अपना एक एक इलाका पकड़ के बैठे हुए रहते हैं भाई जापान की सिटी में। और तभी भाई ओकोत्सु आता है और भाई मिस्त्री का गेम खल्लास भाई कपड़े की तरह सुखा देता है भाई वो उसको। और बाकी फाइटर्स को भी पता चल जाता है कि भाई दूसरे एरिया में कुछ तो हिलचुल हुआ है भाई, कोई तो टपका है। उसके बाद ओकुत्सु कुछ लोगों को बचाने के लिए, ताकि वो इस लफड़े में ना फंसे, उन्हें कॉलोनी से बाहर निकालने का ट्राई करता है एंड तभी कॉकरोच उन पे अटैक कर देता है। देखो इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि भाई भाड़ा तुम लोग भरते हो बट साथ में वो भी तो रहते हैं, और अगर लोग ही शहर छोड़ के चले जाएंगे तो जुर्रा क्या भाई लोनली फील नहीं करेगा, वो डिप्रेस नहीं हो जाएगा, इसलिए वो अटैक कर रहा है भाई। What? और ये दोनों देखो भाई, ये दोनों तो उनके कंपटीशन लग रहे हैं भाई कि मतलब ये भी भाड़ा नहीं भरते होंगे, इसलिए कॉकरोच उन लोग को मार देते हैं। और उसके बाद ओकुत्सु थोड़ा कुछ हुलाहुलगिरी करता है और काफी सारे जुरोस को भगा देता है। और उसके बाद वो थोड़ा ऑरा फार्मिंग करने लगता है कि मतलब ठीक है भाई उसका तो बनता है, चलता है थोड़ा भाई, पर ये जुरो क्यों ऑरा फार्मिंग कर रहा है? और तुम उस जुरो की परेशानी भाई तुम उसके डायलॉग में सुन सकते हो कि भाई वो ओकुत्सु को पूछता है कि भाई तू क्यों बीच में आ रहा है भाई, क्योंकि वो इंसानों से इतना प्यार करता है भाई, मतलब खा जाता है भाई वो उनको पूरा, मतलब ठीक है भाई बट स्टिल प्यार तो करता है। और फिर क्या भाई ओकुत्सु और जुरो का लफड़ा चालू, और भाई ओकुत्सु इस फाइट में ऑरा फार्मिंग कर रहा है भाई, इसको समझाओ कोई भाई, यू एंड दैट टफ मैन भाई, हर कोई जुरो से लड़ता है भाई। और उसमें भी थोड़े टाइम के लिए ओकुत्सु कॉकरोच से भी पेला जाता है, और ऐसे मोमेंट में जब हमें लगता ही है कि ओकुत्सु अभी हारने वाला है, वो हमें दिखा देता है कि वो अफ्रीका से कौन सी टेक्निक सीख के आया है। अपने ओकुत्सु भाई की बंदी कैन हो गई तो भाई इसको भी लव बाइट देते फिर रहे, और भाई क्या काटा है भाई, अगली वाली को तो पूरा गीला ही कर दिया इसने। और जिन लोगों को समझ नहीं आया कि इधर हुआ क्या, तो ओकुत्सु उस नेगेटिव एनर्जी वाले कर्स स्पिरिट को अपनी पॉजिटिव एनर्जी से गुब्बारे की तरह भर के फोड़ देता है। और इसके बाद एंट्री होती है हमारे अगले प्रतियोगी की, और उस प्रतियोगी के पहले डायलॉग से ही पता चल जाता है कि बाकी के खिलाड़ियों को पता चल गया है कि ओकुत्सु के पास रिवर्स कर्स टेक्निक है। इसका मतलब ओकुत्सु के थोड़े पत्ते तो सामने वालों के लिए खुल गए, क्योंकि ओकुत्सु को सामने वालों की एबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और जेजेके में अपनी एबिलिटीज दूसरों को पता लगने देना मतलब धोती खोलने के बराबर है। ये तो धोती खोल रहा है। बट अगर तुम्हारा धोती वाला हथियार सामने वाले से बड़ा है तो तुम्हें टेंशन लेने की कुछ जरूरत नहीं है। अब जरा फाइट पे वापस जाते हैं और ओकुत्सु और उस मैनिपुलेटिव लड़की में बिना हाय हेलो के वापस हाथापाई चालू।
भाई कुछ भी बोलो पर बंदे में रिस्क तो है। और इधर हम देखते हैं कि ओकोत्सु थोड़ा शांति से काम लेता है क्योंकि अभी अभी उस लड़की ने उसको जस्ट लूफी बना के फेंका था और ओकोत्सु बातों से उसकी तुप्ती नस ढूंढने का ट्राई करता है कि मतलब सोच रहे हो भाई बंदा मैनिपुलेटिव लड़की के साथ मैनिपुलेटिव बिहेवियर कर रहा है और अपने ओकोत्सु भाई कामयाब हो जाते हैं और वो लड़की गुस्सा होके ओकोत्सु को वापस आसमान की सैर कराने बाहर लेके जाती है और वहीं पे हमारे तीसरे पहलवान जो छपरी बने हुए हैं बालों से भी और अपनी हरकतों से भी इन दोनों पे अटैक कर देते हैं। गर्रानी तो बरस्तो और ये अपने छपरी भाई साहब एक तीर में 2 चिड़िया मारने का ट्राई करते हैं बट हमारी चिड़िया भाई थोड़े जरा पक्की प्लेयर है क्योंकि उसमें से एक मॉडर्न वर्ल्ड में भाई सेकंड स्ट्रॉन्ग है जुजुत्सु सॉर्सरर और दूसरी भाई एमिटी यूनिवर्सिटी की मैनिपुलेटिव लड़की है। हल्के में मत ले लाला, समझा गया। और वो अटैक खाने के बाद ओकोत्सु सोचते हैं कि भाई ये तो इधर रेड जोन बना देगा और स्टेडियम वाले लोगों को भी खा जाएगा, इसलिए ओकोत्सु उसे क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने की सोचता है और वो एमिटी की लड़की सोचती है कि 2 तो चले गए और इन दोनों को तो मैं मैनिपुलेट कर ही लूंगी। एंड नाउ इट इज ऑफिशियली 3 तिगाड़ा मैच। ओके गाइस, तो अब हम फाइट से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और हम कैरेक्टर्स के मोटिवेशन समझने का ट्राई करते हैं क्योंकि जब ओकोत्सु और वो छपरी आमने सामने आते हैं तब हमें उस छपरी के भी कैरेक्टर मोटिवेशंस के बारे में पता चल जाता है कि मतलब ये रास्ते की मारामारी तो है और हमें इनका पर्सनल मोटिवेशंस के बारे में भी पता चल जाता है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, एमिटी की लड़की और छपरी इशिदोरी दोनों मर के जिंदा हुए हैं। इसका मतलब वो बहुत साल पहले मर चुके हैं बट उन्होंने LIC के एजेंट केंजाकू से डील की थी इसलिए वो वापस जिंदा हो गए। पहले बात करते हैं एमिटी की लड़की की। वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फ्री वुमन है। उसे अगर दूसरी बार जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है तो वो जिएगी, इट्स हर चॉइस। बट अपने ओकोत्सु भाई वो उसके जिंदगी के बुमरा बन के उसको बैक टू द पवेलियन या फिर बैक टू द लॉबी भेजना चाहते हैं। बट यहाँ पर एक मजेदार चीज हमें पता चलती है, उसके पहले लाइफ में भी उसको पवेलियन भेजने वाले शायद से ओकोत्सु के एंसेस्टर हो सकते हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो भी मतलब ऐसे गली के लफड़े में ही हुआ होगा। और इसलिए जब वो ओकोत्सु को देखती है तो उसका वियतनाम वॉर ड्रामा ट्रिगर हो जाता है एंड उसका अभी करंट गोल यही है कि उसे ओकोत्सु को मारना है। बट उसे ये भी पता है कि इशिदोरी छपरी उधर घात डाल के बैठा है और इन दोनों के फाइट में जो हारा जीता वो कमजोर हालत में होगा और इशिदोरी तभी अपना मौका साथ देगा। और इसीलिए ये एमिटी वाली सोचती है कि इन दोनों को एक साथ माल पानी दे दे। और अपने ओकोत्सु भाई साहब वो भाई सीधे साधे गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाले, वो चाहते हैं इन 2 खिसके हुए लोगों को हराए, उनसे पॉइंट ले और जो नॉर्मल इंसान है उन्हें बचाए। और तीसरा आता है इशिदोरी। ये इस फाइट का मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है एंड इसी की वजह से मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। ये मुझे एरिया के रिटायर भाई की वाइब देता है। पहले थे गुंडे, अब जॉब लगे ढूंढने और ये भी कानाची आइज होना चालू कर देता है। पिछले जन्म में बहुत मजे किए रे, जो मिला जो पकड़ा उसको मारा, आइटम को घुमाया और मन में आया वो किया। मगर उसको लगता है कि उसके लाइफ में कुछ तो मिसिंग था और वो चीज होती है एक डेजर्ट, जो तुम मन भर के खाना खाने के बाद मन को सुकून देने वाला डेजर्ट। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इशिगोरी एक छपरी गुंडा है तो उसे वो डेजर्ट कहाँ पे मिलेगा? गली की मारामारी में। और ये समझाने के लिए अपने इशिगोरी साहब ओकोत्सु को क्या एग्जाम्पल देते हैं कि भेड़ू, अगर कोई बच्चा अपनी मनपसंद चीज मुंह में ठूस ठूस के खा रहा है तो तू उसको क्या बोलेगा क्या जाके कि अरे बेटा आराम से खा, सब तेरा ही है? और ओकोत्सु उसे बोलता है हाँ भाई यही तो कहूंगा और क्या कहूंगा। और फिर इशिगोरी बोलते हैं हाँ क्या भेड़ो, बात तो सही है, मतलब यही बोलना चाहिए। अरे क्या है, मैं बचपन में पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया ना तो मतलब इसलिए ऐसा हालत है मेरा। क्योंकि उसको उसके टाइम में उसके गांड से पसीना निकालने वाला फाइटर कोई मिला ही नहीं जो कि उसके फुल पोटेंशियल को बाहर लाए। चेक। इसलिए जब इशिदोरी ओकोत्सु से मारामारी करता है तभी उसे ऐसा लगता है कि यही बंदा है जो उसका मूत निकाल सकता है। इसलिए बार बार इशिदोरी ओकोत्सु को डेजर्ट बुलाता है जो कि थोड़ा गे साउंड करता है, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। बट उसे ऐसा लगता है कि यही फाइट है जो उसे खुश करेगी या फिर उसे संतुष्टि देगी। ओके गाइस, तो अब स्टेज सेट हो गया है। नाउ राउंड 3 फाइट। और इस बार इशिगोरी और ओकोत्सु की मारामारी चालू। ओकोत्सु भी सोचता होगा कि बहन जो किसकी शक्ल देख के सुबह उठ गया था मैं भाई। पहले एक इंडियन मिस्त्री को कपड़े की तरह सुखा दिया, बाद में एक झुर्रा को पप्पी दे रहा है, उसके बाद MIT की लड़की के साथ लड़ाई कर रहा है और अभी एक छपरी के साथ लड़ाई कर रहा है। खैर, गलियों के लफड़े तो ऐसे ही होते हैं भाइयों। ओके गाइस, तो कुछ तकनीकी बिगाड़ के कारण हम इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और ये इस वीडियो का सिर्फ पहला पार्ट है। तो अगर ये तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर मेरी कमेंट्री फनी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मेरा तो कुछ नहीं भाई, मैं तो बस इधर आके बक रहा हूँ, पर मेरा एडिटर थोड़ा ज्यादा मेहनत कर रहा है तो उसके लिए तो ये वीडियो को शेयर कर दो। और अगर मेरे एडिटर की इच्छा रही तो अगले हफ्ते में तुम्हें पार्ट 2 में मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं तुमसे मिलता हूँ अगले पार्ट में, तब तक के लिए